हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं एआईबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इसका बेयर एक्ट आपको खरीदना नहीं है, अगर आपके पास है तो लेके जाना एग्जाम के लिए, पर एआईबी के लिए आपको स्पेसिफिकली कंपनी लॉ की बेयर एक्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हुए आते हैं एंड ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आपके पास बेयर एक्ट भी हो ना, ढूंढने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए रैपिड फायर की तरह से हम फटाफट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम कंपनी लॉ कर लेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ एक बार कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में जब भी हम कंपनी लॉ के बारे में बात करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है। देखिए, नोटबुक एंड पेन तो हमारे मेरा हर लेक्चर में आपके पास होना ही चाहिए। बेसिक फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास काफी टाइप्स ऑफ कंपनीज है। फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है ओपीसी, 1% कंपनी। फिर है हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड तीसरा है हमारा पब्लिक कंपनीज। ओके, 3 टाइप्स है। 1% कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही बंदा होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जहां पे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एंड पब्लिक कंपनी जहां पे कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर आपको शिफ्ट करना है तो क्या करना चाहिए, वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी। एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से, ये जो एक टाइप है, इससे दूसरे टाइप ऑफ कंपनी में वो शिफ्ट होना चाहती है। अगर आप ऐसे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको अमेंड करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है मैम? हर कंपनी में क्या होता है, एक एमओए होता है और एक एओए होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एंड ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पता है क्या करते हैं? मेमोरेंडम वो चीज होती है जो कंपनी क्या करता है और लोगों को बताने के लिए होता है। तो एमओए कंपनी और लोगों को बता रहा है कि अच्छा, ये हम काम करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं है, ये बताने के लिए एमओए होता है। अब जो इंटरनली वो कंपनी के अंदर के लोग हैं, उनके बारे में होता है एओए। तो एओए इनसाइडर्स के लिए होता है। इनसाइड कैसे चल रहा है, कंपनी के इनसाइड कैसे चल रहा है, वो समझाने के लिए एओए होता है। इनसाइड के रूल्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, वो सब एओए में होता है। एंड एमओए में क्या होता है, ये तो आउटसाइडर्स के लिए है, कंपनी बाहर वालों को बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वैसे बात यहाँ पे है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना चाहती है या कन्वर्ट करना चाहती है, तो ये एमओए एंड एओ में चेंज करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। एंड ये करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। ठीक है, आंसर क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू, देखिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज में एक और कंपनी को छोड़ दिया है, वो है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ये सेक्शन 8 को ही हम नॉन प्रॉफिट कंपनी या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज करके भी बोलते हैं। ये प्रॉफिट के लिए बनाए नहीं है, ये ऐसे कंपनीज है जो चैरिटी करने के लिए बनी है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ बनी है। तो उनको हम सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर कंसिडर करते हैं, इसलिए इनको सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट, समझ आ रहे? नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी? कोई भी अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर्स मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? डायरेक्टर्स ही वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, तो ऐसे कितने लोग होने चाहिए पब्लिक कंपनी में? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होने ही चाहिए। फिर प्राइवेट कंपनी में फिर कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स यानी प्राइवेट कंपनी को चलाने वाले लोग कितने होने चाहिए? मिनिमम है 2। तो मिनिमम आपका पब्लिक कंपनी का कंसिडर करते हैं तो आंसर आता है 3। एंड यही मिनिमम अगर आप प्राइवेट कंपनी का कंसिडर करते हैं तो आता है आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी। कोई भी लोग अगर मिलकर एक पब्लिक कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं,
इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है एस्टैब्लिश करना या स्टार्ट करना या इसको ऑन करना है या इसको क्रिएट करना है, इसके लिए इनकॉर्पोरेट का शब्द यूज करते हैं। कंपनीज में उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो अगर कोई 4 लोग मिलकर एक नया कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर हुई तो कितने लोग चाहिए उनके लिए? उसका आंसर है मिनिमम 7। उनको मिनिमम 7 पीपल चाहिए, तभी वो पब्लिक कंपनी बन सकती है। नेक्स्ट, पर अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो 7 लोगों की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी चलाने के लिए, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए, इनकॉर्पोरेशन करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही लोग चाहिए, 2। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम यही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ। हम कम से कम टाइम में स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा फालतू बातें करने की टाइम भी नहीं है। तो चलिए, कंपनीज एक्ट अलाउज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी ऑल्सो, OPC बोलते हैं 1% कंपनी, इसको भी अलाउ करते हैं हम कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। अच्छा, यहीं पे एक और चीज बता दूं आपको, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले क्या हुआ करता था इंडिया में? 2013 से पहले था कंपनीज एक्ट 1956। 1956 एक्ट को रिप्लेस करते हुए क्या लेके आए हैं? 2013 वाला एक्ट लेके आए हैं। नेक्स्ट, the 2013 Companies Act has increased the limit of members in private company from 50 to 200। देखिए, पहले ऐसा होता था कि मैक्सिमम जो मेंबर्स हो सकते थे अंडर प्राइवेट कंपनी वो 50 पे लिमिट था। अब ये मैक्सिमम मेंबर्स इन व्हाट कंपनी? इन अ प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम मेंबर्स, ये डायरेक्टर्स की बात नहीं है, मेंबर्स की बात है। तो ये मैक्सिमम मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी अब हो गया है 200। तो अब इमीडिएटली आपको क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि मैम अगर प्राइवेट में 200 का लिमिट है तो पब्लिक का तो आपने बताया नहीं मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं। देखिए, ये तो अनलिमिटेड है। पब्लिक कंपनी में आप भी शेयर खरीद सकते हो, मैं भी शेयर खरीद सकती हूँ। तो कोई भी बंदा शेयर खरीद कर वो उस कंपनी का पार्ट बन सकता है, मेंबर बन सकता है। तो मैक्सिमम मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं होता है। देयर इज नो लिमिट ऑन दिस इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज। आंसर क्या है? नो लिमिट फॉर मैक्सिमम मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस एज सून एज इट रिसीव्स। कमेंस बिजनेस का मतलब अगेन होता है स्टार्ट। एक प्राइवेट कंपनी कब से बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? वो स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उनके हाथ में आ जाता है, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमारा जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जिसको हम लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील करके बोलते हैं। ये डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है समझाती हूँ। हम जनरली ये कहते हैं कि कंपनी अलग है और कंपनी के पीछे बैठ के जो चलाते हैं वो लोग अलग हैं। एक कंपनी हमने फॉर्म किया है तो कंपनी की खुद की नाम होगी, खुद का सिग्नेचर होगा, खुद का बैंक अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस उसका खुद का होगा, फंडिंग उसका होगा। तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। यानी अगर हम कहते हैं कि 2 लोगों ने मिलकर एक कंपनी क्रिएट किया है, मान लेते हैं, तो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ये 2 लोग कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने मिलाकर जो कंपनी को उनके सामने आके खड़ा कर दिया है, कंपनी से ही लेन देन रखना है, कंपनी के पीछे जो है उनको देखने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को हम कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील। व्हील यानी पर्दा, है ना? एक घूंघट या पर्दा को हम बोलते हैं व्हील। तो कॉर्पोरेट व्हील का मतलब यही होता है कि कंपनी के पीछे जो लोग हैं उन पे एक पर्दा लगा हुआ है। जो बाहर के लोग उनको देख रहे हैं वो उनको देख नहीं पा रहे क्योंकि उनके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है, कंपनी के नाम का पर्दा लगा हुआ है, तो इसीलिए लोग उनको नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे हम कहते हैं। पर कुछ केसेस में लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, जैसे टैक्स इवेजन के लिए, यानी टैक्स ना भरे उसके लिए, फ्रॉड करने के लिए, या कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग यानी व्हाइट मनी को ब्लैक, ब्लैक मनी को व्हाइट, ये सब करने के लिए लोग इस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं।
लोग क्या करते हैं, कहीं बार ये पर्दे के पीछे छुप जाते हैं एंड ये फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इस डॉक्ट्रिन का उपयोग करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील और डॉक्ट्रिन ऑफ पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। पियर्सिंग का मतलब है किसी चीज को फाड़ना या उसमें कुछ छेद छेद करना। सो जो आपका पर्दा इन लोगों ने कंपनी के पीछे रहकर अपने आप पे एक पर्दा डाल दिया है, कोर्ट इंटरफियर करके इस पर्दे को हटा देते हैं। जो भी फ्रॉड हो रहा है या टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कोई भी व्हाइट कॉलर क्राइम आप एक कंपनी के पीछे बैठ के कर रहे हैं, तो कोर्ट आके कहेंगी कि देखिए कंपनी अलग है, आप अलग है, आप ही तो कंपनी को चला रहे, तो आपको सजा मिलेगी करके जो लोग कंपनी के पीछे बैठकर ये सारे गलत काम कर रहे हैं उनको पनिशमेंट मिलेगा। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील कहते हैं। ठीक है, अब भूलेंगे नहीं ना। चलो नेक्स्ट, इट डील्स विद द इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल रूल्स के बारे में ऐसे कौन सी चीज है, वो है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल लोगों के लिए होता है, मेमोरेंडम एक्सटर्नल लोगों के लिए होता है, ये बताने और लोगों को बताने के लिए कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के मेंबर्स कौन है, कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या है, ये बाहर वालों को बताने के लिए मेमोरेंडम होता है। ओके, नेक्स्ट, a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of securities। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट शब्द है, पहले बता देती हूँ। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। जब कोई भी कंपनी शेयर्स इश्यू करते हैं तो उनको सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस करके एक डॉक्यूमेंट निकालना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस के डॉक्यूमेंट में ये मेंशन करते हैं कौन से शेयर्स निकल रहे हैं, कंपनी कैसी कंपनी है, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस है क्या है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, ताकि जो भी लोग वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो पूरा पढ़ के समझ के इन्फॉर्म डिसीजन लेके डिसाइड करें कि उनको उस कंपनी के शेयर्स जो अभी वो बेचने वाली है वो खरीदे कि नहीं खरीदे। तो जब भी शेयर्स मार्केट में लॉन्च होते हैं या शेयर्स अनाउंस होने वाले हैं, ये बताने के लिए एक डॉक्यूमेंट जो कंपनी रिलीज करती है उसी डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। पर कई बार ये प्रोस्पेक्टस में कुछ चीजें ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि एग्जैक्ट अमाउंट कि किस दाम पर हम ये शेयर बेचने वाले हैं या लॉन्च करने वाले हैं, ये डिस्क्लोज नहीं होता है, या कितने शेयर्स को हम अभी देने वाले हैं वो कई बार डिस्क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि शायद कंपनी भी अभी डिसाइडेड नहीं है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में प्रोस्पेक्टस की बजाय कंपनी के पास ऑप्शन होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को निकालने का। तो उसी चीज को हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस which does not include complete particulars। इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, इसमें इंफॉर्मेशन तो है, प्रोस्पेक्टस ही है, उसमें इंफॉर्मेशन है, पर कुछ स्पेसिफिक चीजें जैसे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स, क्वांटम ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम बेचने वाले हैं, या प्राइस क्या है उन चीजों का। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, एंड शेयर्स के साथ साथ और भी चीजें इंक्लूडेड है। अभी हमारा सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए सिक्योरिटीज का मतलब शेयर समझ के हम चले। ओके, तो ऐसे अगर ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं डॉक्यूमेंट में प्रोस्पेक्टस में तो उसको हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, नेक्स्ट, provisions regarding corporate social responsibility are incorporated in the Companies Act under section 135। कंपनीज को, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको CSR एक्टिविटी करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट्स पर हमने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया है कि आप सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में मत सोचना, जो लोग आपको सपोर्ट करते हुए आए हैं एंड जहां पे आपने रिसोर्सेज लेके आप इस स्टेज पे आए हैं, तो अपना सोसाइटी को भी आप कंट्रीब्यूट करो, कुछ ना कुछ अपने सोसाइटी के लिए करो, ये जरूरी है करके कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये CSR कहाँ मिलेगा आपको? सेक्शन 135 ऑफ द बेयर एक्ट, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 में मिलेगा। फिर ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि कंपनी जो है कुछ प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करे जो किसके बेनिफिट में है? सोसाइटी के बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट्स में हो, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, या फिर आप मान लीजिए एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी बिग कंपनीज अंडरटेक करती हैं। इवन बिफोर 2013 जब ये लॉ नहीं थी
तब भी काफी सारे बड़े कंपनीज ये CSR ऑटोमेटिकली खुद से करते थे। अब तो ये मैंडेटरी हो गया सबके लिए करने के लिए, सब मतलब छोटे कंपनी नहीं, बड़े कंपनी के लिए। तो इसमें कैसी चीजें कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया सैनिटेशन, एजुकेशन, विमेन, चाइल्ड, एनवायरनमेंट, ऐसे काफी सारे सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज पे कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉई बेनिफिट्स के बारे में नहीं होना चाहिए एंड ये आउटसाइड इंडिया नहीं होना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं वो इंडिया के अंदर होने चाहिए। सिर्फ डोनेशन देना नहीं है, एक पूरा प्रोजेक्ट या कैंपेन करके सारे बेनिफिट्स को पास ऑन करना वो जरूरी है। तो ये इस ऑप्शंस में अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, जो हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए अगर आप एक प्रोजेक्ट उठाते हैं तो वो CSR के अंदर आता है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो नेशनल हेरिटेज के लिए जो आपने काम किया वो CSR में आ सकता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बस इस टॉपिक में से। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 crores और टर्नओवर ऑफ 1000 crores या प्रॉफिट ऑफ 5 crores, तो किन लोगों को लिए ये CSR मैंडेटरी किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है जिनका पूरा नेटवर्थ ऑफ द कंपनी 500 करोड़ से ऊपर हो, या टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से ऊपर हो, या आपके खुद की प्रॉफिट यानी पूरा हटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो। ऐसे लोगों के लिए मैंडेटरी है कि वो CSR करे। एंड कितना परसेंटेज खर्च करना पड़ता है? अपना नेट प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट का 2% हिस्सा उनको CSR या CSR प्रोजेक्ट में देना ही पड़ेगा। ये कहाँ लिखा गया? ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया। तो ये रहा हमारा रैपिड फायर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कंपनी लॉ। आप यही लेक्चर 4-5 बार भी करके चले जाओ, इससे आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। ये वाला बुक वो वाला बुक करने की कोई जरूरत नहीं होगी फॉर कंपनी लॉ फॉर AIB एग्जाम।